नमस्कार। ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर से आपको बहुत बहुत नमन है। मैं हूं मौसमी सिंह और आज तक के स्पेशल शो में हम लोग बैजाताल पर हैं। देखिए ये खूबसूरत बैजाताल ग्वालियर की ऐतिहासिकता का एक प्रमाण है। चारों तरफ जिस तरह से ये झील है और जब आप ग्वालियर आइए तो ऐसा लगता है कि समय जो है कि पृष्ठभूमि में हम लोग चले गए हैं। और ग्वालियर एक तरह से ऐतिहासिक धरोहर तो है ही देश के लिए, लेकिन सियासी रूप से भी इसके कई मायने रहे हैं। दशकों से हमने देखा है कि जो सियासी उठापटक चली उसने देश की राजनीति पे अपना असर डाला है और ग्वालियर को वीवीआईपी सीट भी माना जाता है। तो बैजाताल से हमारी ये खास पेशकश आपके पास। हमारे पास ग्वालियर के नुमाइंदे हैं, वोटर्स हैं, हमारे पास नेता भी हैं, अभिनेता नहीं है पर हाँ हमारे पास नेता जरूर है। हमारे पास युवा हैं और छात्र हैं जो दूर दूर से आए हैं। और चलिए बात करते हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे हम एक संगीत से, क्योंकि यहाँ पे मधुर मित्र संगीत ग्रुप है। पूरी तरह से आप देखिए कि ये लोग अलग अलग क्षेत्र से हैं। कोई होम मेकर है, कोई सरकारी कर्मचारी रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। तो सबसे पहले शुरुआत जो है मधुर होनी चाहिए, इसलिए मधुर मित्र संगीत समूह कुछ सुना दीजिए आप लोग गा के। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। हम लोगों का मधुर मित्र संगीत समूह है और हम 4-5 साल से इस क्षेत्र में क्रिया है और हम लोग एक देशभक्ति गीत सुना रहे हैं आपको। ठीक है, छोड़ो कल की बात। इधर 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 उधर सामने। हाँ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। संदेश से आते हैं, संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर। थैंक यू बहुत खूबसूरत। अभी हम लोग और भी गीत इनसे सुनेंगे, पर देखिए और इनके बारे में भी जानेंगे। पर ग्वालियर का कुछ मिजाज ऐसा ही है, यहाँ पे सियासी तड़का भी है, यहाँ पे जो पारंपरिक ट्रेडिशंस हैं वो भी जीवंत हैं आज भी, और जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसकी भी झलक दिखती है। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि संदेशे आते हैं, तो सियासी क्या संदेशा आ रहा है ये जानने के लिए हमारे साथ दो नेता भी हैं। एक भाजपा से हैं पारस साहब जो मौजूद हैं, और धर्मेंद्र जी हैं जो कि कांग्रेस से हैं। तो उन दोनों से हम लोग जानेंगे और हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ मौजूद है। तो सर्वेश, सबसे पहले आपसे टिप्पणी ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग ग्वालियर में हैं और ग्वालियर की लोकसभा सीट क्यों खास है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, ग्वालियर की जो लोकसभा सीट है वो कई मायने में खास है। यहाँ माँ बेटे यहाँ से सांसद रहे हैं, पिता पुत्र सांसद रहे हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति एक बार चुनाव हारे हैं और एक बार जीते हैं। भविष्य में जाके वो देश के प्रधानमंत्री बने और भारत रत्न बने। दूसरे तरीके से यह माने तो ग्वालियर की जो लोकसभा है वो ये कलंकित भी करती है। यहाँ 2005 में राम सेवक बाबू जी सांसद थे, वो रिश्वत लेने के मामले में वो निलंबित हुए। तो कई मामले में यहाँ वीवीआईपी सीट ये मानी जाती है ग्वालियर की। ऐतिहासिक और हेरिटेज है ही काफी मायने में। अब यहाँ हम खड़े हैं, ये भी मध्य भारत कालीन जो यहाँ विधानसभा थी 1956, 30
30 अक्टूबर 1956 तक मध्य भारत की विधानसभा इसी बिल्डिंग मोती महल में जो लगती थी, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उसके बाद भोपाल राजधानी हुई। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ भी 2007 से बराबर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ गढ़ है। जहाँ हम अभी सियासत पे आए उससे पहले हम जानना चाहते हैं, जहाँ हम खड़े हैं ये जो ताल है बैजा ताल, उसका क्या महत्व है? ये बैजा ताल है। यहाँ पर ये मोती महल, यहाँ मोती वाले राजा कहे जाते हैं, तो उनके सामने ये जो कहते हैं घर में अपने, जब आजकल स्विमिंग पूल बोलते हैं, तो उसी तरीके से बैजाबाई थी। बहुत अच्छी हमारे साथ धर्मेंद्र जी भी और डिटेल बताएंगे। बैजाबाई सिंधिया राजवंश की एक योद्धा महिला थी, जो सामाजिक कार्यों में ज्यादा रुचि रखती थी, योद्धा भी थी, और वो अपने द्वारा जोड़े गए धन को समाज के कार्यों में लगाती थी, और उन्हीं की याद में ये बैजाताल बना है। अच्छा, तो देखिए वो ये एक योद्धा थी बैजाबाई, जिस तरह से बता रहे हो, और यहाँ पे अब एक पर्यटन स्थल भी हो गया है जो कि बहुत खूबसूरत है। लेकिन नेताओं के पास नेतागिरी के बारे में जानने से पहले हम युवाओं से बात करेंगे और आम जनता से बात करेंगे। आप क्या सोचती हैं कि युवाओं को क्या चाहिए? सबसे पहले युवाओं को तो आज रोजगार चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री के बाद में रोजगार नहीं है हमारे देश के अंदर। ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रोवाइड की जाए और हर सेक्टर के अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जो योजनाएं ला रही है उसको पूरी तरीके से फैसिलिटेट करी जाए जो लोकल पब्लिक है उनके लिए। और आप क्या करते हैं? आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट और मैं MBBS परस्यू कर रही हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी। आपको लगता है कि शिवपुरी से आई हैं आपको लगता है रोजगार की जरूरत है? आपके कोलीग्स, फ्रेंड्स सब एम्प्लॉयमेंट को लेके चाहते हैं कि हाँ, मतलब रोजगार तो हर ही सेक्टर में जरूरत है, पर एज पर मेडिकल कम्युनिटी इटसेल्फ रोजगार बहुत ही ज्यादा अभी। Being a medical student after graduating from MBBS, there was no facilities for a medical students to go for a job. Like you have to practice or go for a private practice. There are no कोई सीट नहीं है, मतलब कोई सीट नहीं है कि आप गवर्नमेंट की जॉब कर सको। आपको प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ बहुत ही ज्यादा जाना पड़ता है या फिर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ जाना पड़ता है। चाहता है कि नेता जितना बात करते हैं तो रोजगार का वादा करें। हाँ, रोजगार का बहुत ज्यादा सहयोग किया जाए जिससे हम आगे अपने देश का नाम भी रोशन कर सकें। आपको क्या लगता है, आप भी आम नागरिक हैं, क्या जरूरत है आम नागरिक की? पहले ये बताइए, आपको किस तरह का अपनी व्यवस्था चाहिए? व्यवस्था तो ऐसा है कि बिजली, सड़क, पानी से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो फिर असीमित संभावनाएं हो जाती हैं कि क्या क्या व्यवस्था चाहिए। उसकी एक हर आदमी की अपनी एक अलग लिस्ट होती है, अपनी एक अलग इच्छाएं होती हैं। मेरी इच्छाएं कुछ और हैं, भाई साहब की कुछ और हो सकती हैं। आपकी पेंशन की समस्या है, इनकी पेंशन की समस्या ये है कि इनको कुछ शिकायतें हैं पेंशन से। आपकी क्या समस्या है? समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन उनकी कोई लिस्ट ऐसी नहीं बनाई है। रोज आप ट्रैफिक वोट डालेंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, अगर आप वोट डालेंगे तो क्या सोच के वोट डालेंगे? मैं ग्वालियर की समस्याओं पे लेके लोकसभा का वोट डालने नहीं जाऊंगा। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आपको आपकी समस्याओं को देखना पड़ेगा। पार्षद को चुनाव अगर आप करेंगे तब मैं ग्वालियर को देख के वोट डालूंगा, ये मेरा सोचना है। आपका यस आया वहाँ से? बस हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, और इसके लिए मोदी जी बेस्ट। तो बस यही चाहूंगी कि बस हिंदू राष्ट्र बने, और बहुत सालों से हम जो गलतियां, जो हमारे जो बाकी पूर्व नेता जो कांग्रेस के थे, उन्होंने बहुत गलतियां की है, जो अब हम लोग को समझ में आ रहा है जब वो चीजें सामने आ रही है। अभी तक हम लोग को समझ में नहीं आया था कि ये लोग क्या करते रहे हैं। इन्होंने बहुत ही गलतियां की है, बहुत ज्यादा गलतियां की है, जो अब सुधार हो रहा है, धीरे धीरे होगा। देखिए, जहाँ 65-70 साल, हाँ वो सही बात है। ये एक सेकेंड प्लीज, बीच में कोई नहीं बोलेगा, हम आपको अब मौका देंगे, वरना संवाद नहीं हो पाएगा और सब लोग अपनी अपनी बात करो, और निजी प्लीज पर्सनल नहीं लीजिए। तो हाँ, तो आप अपनी बात रखिए। बस यही कहना चाह रही हूँ कि कांग्रेस के हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि उनको बुरा नहीं लगेगा, उनको बुरा लगेगा,
क्योंकि और मैं तो चाहती ना उनको बुरा लगे ना लगे, आपको जो बोलना है आप वो बोलिए। बस मैंने तो ये बोला है कि मैं 2024 के लिए इसलिए बीजेपी को ही वोट दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने। देखिए, वोट किसको देना है और किसको नहीं देना है वो अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती करते हैं आप? है। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, बीएसएनएल में एसडीओ के पद पर कार्यरत हूँ। लेकिन पहले क्योंकि आप नहीं थे, आपकी एंट्री अभी हुई है और इस चर्चा को और ये चर्चा गर्माए सियासी रूप से, उससे पहले एक गाना सुना दीजिए क्योंकि इन लोग ने सुनाया और आराम से सुनाइए, बहुत टाइम है हमारे पास। कौन सा गा दिया? जल्दी सिखा दीजिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन उस पर वारेंगे, भारत प्यारा देश हमारा, उस पर तन मन वारेंगे। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। बहुत खूबसूरत। आंटी ये बताइए कि आपने तो बहुत समय देखा, अलग अलग नेता देखे, नेता नगरी को जानती हैं, तो आप जब वोट डालने जाती है, क्योंकि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या सोच के डालेंगे? मैं पकड़ी हूँ। अच्छा, वो तो देखो ऐसा है, उस समय की परिस्थिति देखी जाएगी पहले तो, और जो मतलब जिस उससे मतलब जुड़ा हुआ है वो तो अपना, जैसे कोई कांग्रेस से जुड़ा है तो वो तो अपने कांग्रेस उसको देगा। अरे आप गोल मोल जवाब दे रही हैं, आप क्या सोच के डालेंगे? मैं तो बीजेपी की पक्की मतलब वो हूँ। आज जब से मैंने अपना होश संभाला है, मतलब ये समझ लीजिए 18 साल की से जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं वोट डाल रही हूँ। इसके लिए मैं बीजेपी पक्की हूँ, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी मतलब आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बीजेपी के लिए ही जी रही हूँ और जीऊंगी। संगीत मेरा एक ऐसा विषय है कि संगीत मेरी आत्मा है और मेरे भारतवासी सब अपने हैं, छोटे हों या बड़े हों, जो भी हों, वो मेरे लिए छोटे हैं प्यार के लायक हैं, जो मेरे मतलब बड़े हैं उनको मैं बहुत मतलब आदर देती हूँ। और ये मेरा मतलब सौभाग्य है कि जो आज मेरे को बोलने का मौका मिला। थैंक आइए यही सवाल हम लोग ले लेते हैं। देखिए, जहाँ पे जो ये ग्रुप आया है, मतलब अपना गीत संगीत करने के लिए, अलग अलग सब ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत किया है। तो आपको लगता है कि राम मंदिर हुआ, मोदी में हो गया है? वो अंकित जी के नेतृत्व में जो ग्रुप आया वो भाजपा की कार्यकर्ता है और वो उनको हम जानते हैं, लेकिन ये जो बिग पिक्चर आपको क्या दिख रही है? क्योंकि हम वंदे भारत एक्सप्रेस से भी आए और राम मंदिर जो हुआ उससे लगता है आपको कि आप एक चुनाव में जो मुकाबला था वो अब मुकाबला नहीं है, या क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत टफ मुकाबला इस बार बीजेपी को देखने को मिलेगा। वो ठीक है, इस समय इवेंट और प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आगे खड़ा किए हुए, उसमें आप लोगों का भी सहयोग उनको प्राप्त है। लेकिन आप जाएंगी जनता के बीच में, और आप ग्वालियर घूमी भी हैं। ग्वालियर किसी जमाने में इंदौर, जबलपुर, भोपाल से भी आगे था, इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता था और रोजगार के कई सारे साधन यहाँ उपलब्ध थे। आज मैं अकेले ग्वालियर की बात करूं तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आई और केंद्र में मोदी जी की सरकार को 10 साल हो गए, एक नई इंडस्ट्री ग्वालियर में नहीं लगी। मालनपुर सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल एरिया था आज लगभग बंद होने की कगार पर है। बामौर एक इंडस्ट्रियल एरिया था, वो भी लगभग बंद होने की कगार पर है। ग्वालियर चंबल का युवा अपने आप को ठगा महसूस करता है। नए रोजगार का यहाँ कोई भी एक साधन
भारतीय जनता पार्टी के मित्र यहाँ खड़े हुए हैं, वो बताएं कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई नया उद्योग या धंधा यहाँ लगाओ। अच्छा चलिए, अच्छा हुआ मित्र ही बोला, दुश्मन नहीं बोला पारस जी आपको। तो इधर आ जाइए आप, हाँ पास में थोड़ा सा आ जाइए आप लोग सब लोग। तो पारस जी ये बताइए, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मौसमी जी, ग्वालियर की इस धरा पर आपका और आज तक का दोनों का स्वागत है। हमारी ये ऐतिहासिक नगरी तानसेन की नगरी है और ग्वाला ऋषि की ये धरती है। आप जिस राजनीति की परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, उस राजनीति की परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूं तो मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में आपके सम्मुख हूं। तो ये एक ऐसी नगरी है कि यहाँ से हमने पूरे देश को नेतृत्व दिया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमि है, ये सदैव राजमाता जी की भूमि है, ये श्री नारायण कृष्ण सेजवगल जी की भूमि है, ये कुशाभाऊ ठाकरे जी की भूमि है। और इस भूमि से निर्मित किया हुआ कार्यकर्ता पूरे देश में राज करते हैं, ऐसा हमारा मानना है। ये वर्तमान में अभी अपन देखें तो सिंधिया जी की ये भूमि है। ग्वालियर सिंधिया जी के नाम से जाना जाता है। लेट माधवराव सिंधिया जी ने भी इस शहर को पूरी दुनिया में एक पहचान दी। अभी नरेंद्र सिंह तोमर साहब हमारे नेता हैं, उनने भी पूरे देश में ग्वालियर का परचम फहराया। मैं इस दृष्टि से कह सकता हूं कि आप जिस परिप्रेक्ष्य में बात करना चाह रही हैं, ये ऐसी उर्वरा भूमि है जहां देशभक्त से लेकर देश का नेतृत्व करने वाले लोग हैं। और 22 तारीख के बाद तो मेरे ख्याल से आप लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितने भी चैनल वाले कर रहे हैं, आज तक भी कर रहा है, मैं आपको तो विशेष इसलिए सहयोग देता हूं कि अभी हमारे 5 राज्यों के चुनाव निपटे तो आपका एग्जिट पोल ही सबसे परफेक्ट आया, जो आप हम लोगों के साथ थे और जनता आपके साथ थी और जनता आज तक के साथ थी। और वही परिप्रेक्ष्य में आप कहना चाह रहा हूं कि लोकसभा की दृष्टि से कोई सर्वेक्षण करने की जरूरत नहीं है। परिणाम 22 तारीख को भारत की जनता ने और हर भारतीय जो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो उसने दे दिया। आप देखिए, दुनिया में जहां जहां भारतीय रहता हो वहां जिस तरह तक का एक नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम, एक राष्ट्रभक्ति का प्रोग्राम, अपने आप को देश से जोड़ने का, जो देश को जागरण करने का जो काम किया है। ये जो आप बात कह रहे हैं, यहाँ पे धर्मेंद्र जी ये बोल रहे हैं कि पब्लिसिटी की माहिर है बीजेपी, लेकिन भीतर क्या चल रहा है, जनता के मन में क्या चल रहा है, वो 24 में पता चलेगा। जनता के मन में क्या, ये तो 22 तारीख को दिख गया, पूरी दुनिया को दिख गया। मौसमी जी, आप बिल्कुल, आप माने या न माने, आप भी यही कहने वाली हैं। अपन 2-3 महीने ये एक्सरसाइज करेंगे, अप्रैल मई में हम लोग लोकसभा में जाएंगे और आप देखना 10 साल में कुछ नहीं। मध्य प्रदेश में मतलब पारस जी की जवान से ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये मानते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया 10 साल में, और 20 साल में इनकी प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल राम के भरोसे हैं। राम के नाम पर पहले चंदा बटोरा, अब राम के नाम पर वोट बटोरने की प्रार्थना है। धरातल पर हम युवाओं को रोजगार देने का वादा किया मोदी जी ने सालाना, 10 साल हो गए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया मोदी जी ने पहली बार जब प्राइम मिनिस्टर बनकर आए। सारे युवाओं ने भर भर कर वोट दिया। 10 साल हो गए, इस हिसाब से 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना था। क्या हुआ उस रोजगार का? बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मेरी सरकार का नारा दिया था मोदी जी ने, क्या हुआ महंगाई का? 400 का सिलेंडर 1000 के पार है। सर्वेश से पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से ये पारस जी क्लियर कट है, पारस जी बात कर रहे हैं कि 10 साल में क्या हुआ, राम मंदिर के कभी जिक्र करते हैं, यहाँ पे ये बताते हैं कि राम मंदिर अलग बात है, जनता जो है रोजगार चाहती है, रोटी कपड़ा मकान चाहती है। तो मध्य प्रदेश के मन में क्या चल रहा है? मध्य प्रदेश के मन में तो अभी जैसे कहें कि जिस तरीके से जो रुझान देख रहे थे, मुद्दे सबसे, ग्वालियर का खैर मुद्दा तो सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है। यहाँ जिस तरीके से कोई भी रोजगार, ग्वालियर एक जमाने में जो जयपुर से टक्कर लेता था, आज ग्वालियर इंदौर और भोपाल से भी पीछे है। तो ये पूरा कारण श्रेय सही मायने में देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का है। या जो ग्वालियर में बड़े बड़े विकास कार्य देखते हैं वो सिंधिया घराने से जुड़े हुए हैं, चाहे पुराना रेलवे स्टेशन हो, चाहे ट्रेन चलाई हो, चाहे अब वो आज की डेट में भी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया है तो एयरपोर्ट ले सकते हैं, एलिवेटेड रोड ले सकते हैं। तो जो ये भाजपा के पारस जी भी खड़े हैं, मैं इनसे ही 18 साल में
कोई ऐसे विकास कार्य जिस तरीके से नहीं दिखाई दिए, जैसे एयरपोर्ट आज दिख रहा है। तो ये 18-20 साल जो निकले हैं, जो ग्वालियर है हर महीने में इंदौर और भोपाल से कई गुना 20% कह सकते हैं 100 की तुलना में। तो इसलिए यहाँ की डिमांड जो विधानसभा में ये थी कि इस अंचल का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बनेगा तभी यहाँ का विकास आगे बढ़ेगा। क्योंकि केंद्रीय मंत्री तो नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे, दो केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन वो विकास नहीं दिखा फिर भी। मैडम कुछ कहना चाहती हैं, उनकी सुन लेते हुए। पारस जी आपके पास आए। इन्होंने बेरोजगारी की बात की तो मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ जेसी मिल थी पहले, और जब अब आप ये बताइए, आप ग्रुप से तो है पर आप बीजेपी से हैं, तो जिक्र आया तो वो क्लियर कट दर्शकों को पता होना चाहिए कि आपका क्या स्टेट है। हाँ, बीजेपी से अब आ गई हूँ, पहले मैं कांग्रेस में नहीं, मैं तो एडवोकेट हूँ, मैं तो पहले मैं कांग्रेस की समर्थक थी। अच्छा, समर्थक है आप? अच्छा, समर्थक है। अब मैं बीजेपी की समर्थक हूँ। आप बोल रहे हैं बेरोजगारी की ट्रांसफर क्यों हुआ कांग्रेस से बीजेपी? दर्शकों को जानने में दिलचस्पी रहेगी। हाँ बिल्कुल, दिलचस्पी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि 2 मिनट, क्योंकि है ना, देखिए जो हमारे मुद्दे थे, एक्चुअली मेरा तो सीधी सी ये बात है कि मैं बीजेपी की तरफ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे एक हिंदू राष्ट्र ही चाहिए। बस हिंदू राष्ट्र हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि इतने सारे। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? मतलब हिंदू राष्ट्र का मतलब समझाइए कि हिंदू राष्ट्र आपको चाहिए, तो अभी हुआ है, नहीं हुआ, या क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र ये है ना कि अभी देखा है ना आपने, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बना है अभी, और इतने सालों से रामलला थे, जो बाबरी मस्जिद थी जो 91 में ढही है, उसके बाद भी कांग्रेस ही रही ना, तो कांग्रेस ने कोई एजेंडा तो उसके लिए लिया नहीं, लेकिन अब इन्होंने आके लिया। हिंदू राष्ट्र ऐसे हुआ ना कि अभी तक तो हिंदुओं को बहुत दबाया गया, आज हिंदू आगे आके बोलने की स्थिति में आ गया है। अभी तक कह रही है कि स्थिति में नहीं था हिंदू। अच्छा, नहीं, आप ये कह रही हैं कि ग्वालियर, एक सेकंड, मैं आपको दूंगी मौका। मैं ये कह रही हूँ कि आप ये कह रही हैं कि ग्वालियर से ज्यादा कि आपको अपने गली, सड़क, बिजली या विकास या रोजगार से ज्यादा आपको राष्ट्रीय पिक्चर चाहिए। समझ गए? उनको नेशनल पिक्चर चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आनंद सिंह ने भी बोला रहा था आपके माध्यम से। बहन ने कहा अभी हिंदुओं को बहुत दबाया गया, बहुत कमजोर। इसका मतलब अभी जो सत्ता पर काबिज है वो बहुत कमजोर हैं। अभी हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू प्रधानमंत्री और हिंदू मुख्यमंत्री, उसके बावजूद हिंदू कमजोर है। तो इसका मतलब कांग्रेस की सरकार अच्छी थी जब मुस्लिम राष्ट्रपति था, सिख प्रधानमंत्री था और हिंदू गौरव से कहता था हम हिंदुस्तानी हैं। ये हिंदू, आप कैसी बात करते हैं? मैं भी हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ। अच्छा, एक सेकंड, मैं सुना देता हूँ खड़ा होके। आपको रामस्तुति आती है पूरी? मैं सुना देता हूँ, आप सुना दीजिए, चलिए पता लग जाए कौन कितना बड़ा हिंदू है। ये राम स्तुति आने से क्या आप हिंदू माने जाएंगे क्या? मैं हिंदू नहीं, मतलब नहीं, हिंदू है तो हिंदुओं के लिए क्या किया आपने, फिर बताइए ना। तो यही तो बता रहा हूँ, हिंदू सभी बराबर हैं। देखिए, आप कितने ज्यादा हिंदू हैं या कि ये कितने ज्यादा हिंदू हैं, ये फैसला हम जनता पे छोड़ देते हैं। आपने अपनी बात कही, इन्होंने भी अपनी बात कही, और हम बाकी लोगों से भी जानना चाहते हैं। आप भी बताइए कि ग्वालियर में आप कितने सालों से हैं? मैम, मैं तो शायद मेरी बर्थ प्लेस तो दूसरे यूपी में था, बट मैं बाद में फिर यहीं पे हूँ, यहीं से। ग्वालियर क्या मांगता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र हो रहा है कि सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं। मैम देखिए, मैं आपको बताऊं कि ना कांग्रेस के जमाने में जो था उससे बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है अभी बीजेपी के जमाने में। और बस यही है कि हम तो यही चाहते हैं कि जो महिलाओं की जो सिक्योरिटी की बात है वो बहुत ज्यादा सुधरी है। बीजेपी महिला सुरक्षा एक मुद्दा था, बहुत सुधरी है। पेंशन की बात कर रहे थे आप कि पेंशन की आपको दरकार है। पेंशन 2004 से बंद कर दी गई है। ये कर्मचारियों के लिए बहुत कुठाराघात है, जबकि अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन जो पहले मिलती थी वो लागू कर दी गई है। लेकिन यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, यहाँ पर भी अभी भी नई पेंशन और पुरानी पेंशन, ये इसमें भेदभाव किया गया है। अच्छा, तो आप जिस तरह से कह हम लोग पुरानी पेंशन है वही लागू होनी? हाँ, पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में पेंशन ही वृद्धों के लिए एक लाठी का काम करती है।
उनने उसी का सहारा होता है और उसी का सिंबल मिलता है और उससे उनको आत्मबल का में भी प्रोग्रेस होती है। चलिए, ये हो गई मुद्दों की बात। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र चला आया है तो उसकी बात भी कर लेते हैं, क्योंकि जगह जगह आप देखें कि आपको बता दें कि 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी माधवराव सिंधिया से चुनाव हारे थे, लेकिन उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने और लगातार उनकी ये कर्म भूमि रही है। तो सियासत जो है ग्वालियर में सराबोर है। ये जो टेंशन है और ये टेंशन का संवाद है, ये भी ग्वालियर के मिजाज में है। देखिए यहाँ पे कितने जागरूक है हर एक शख्स। चंबल का पानी है तो भाई ये तो जाहिर है ये होना है। तो ये नोकझोंक चलती रहेगी। आज तक के मंच में ये नोकझोंक चलती रहनी चाहिए, क्योंकि यही देश का लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये वानगी है लोकतंत्र की कि आप यू कैन अग्री टू डिसअग्री। तो सर्वेश जी, ये बताइए कि हम लोग सिंधिया पे आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार सक्रिय है यहाँ से। कांग्रेस की सरकार गिरी, बीजेपी में वो आए, ग्वालियर से कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, तो क्या सुगबुगाहट तेज है? ये बिल्कुल ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं लड़े हैं चुनाव अभी तक, जबकि उनके परिवार के 19 चुनाव लोकसभा में के हुए हैं ग्वालियर में। तो 8 बार उन्हीं के परिवार के, चाहे राजमाता सिंधिया हो या माधवराव हो या यशोधरा राजे हो। तो इस बार 2019 से ही लग रहा है, जब वो कांग्रेस में थे, जब उनको शिकस्त मिली गुना और शिवपुरी से, जब से ये लग रहा था कि उनकी जैसे यहाँ सक्रियता ग्वालियर में शुरू हुई कांग्रेस के समय से ही। यहाँ उद्घाटन हो किसी भी हर प्रोग्राम में ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई देते थे, जो 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही उसमें। तो उससे अंदाजा उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसके बाद आज दिनांक तक सबसे ज्यादा सक्रिय वो ग्वालियर में, जबकि वो पूरे संभाग में भी सक्रिय हैं। अभी भी आपने पिछले 5 दिन में वो 18 विधानसभा में होकर आए हैं, जैसा कि उन्होंने अभी बताया। तो उससे लग रहा है और इस बार ये माना जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी चेंज होंगे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादातर उम्मीद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मानी जा रही है। और 2007 से बीजेपी यहाँ पे चुनाव जीतती आई है। लगातार अशोक सिंह जो कांग्रेस के कैंडिडेट हुए वो लगातार हारते आए हैं, लेकिन लगातार यहाँ पे ग्वालियर एक वीवीआईपी सीट मानी गई, क्योंकि सिंधिया घराने का कनेक्शन हुआ, देश के प्रधानमंत्री यहाँ से थे। तो सिंधिया की छवि किस तरह से आप लोग देखते हैं? स्वच्छ छवि के व्यक्ति है अपने पिताजी की तरह, और यहाँ से अगर वो खड़े होते हैं तो रिकॉर्ड तो निश्चित है उनका बनना। रिकॉर्ड तो उनका निश्चित है बनना यहाँ से, और मुझे लगता है खड़े भी होना चाहिए। ग्वालियर की जनता के लिए उनकी इतनी जवाबदारी बनती है। बड़े महाराज के जाने के बाद से आज तक वो ग्वालियर से खड़े नहीं हुए। इस बार हम लोगों को लगता है कि वो यहाँ से खड़े होंगे, और खड़े होंगे तो निश्चित बहुत अच्छी जीत उनकी यहाँ से होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है आजकल नेशनल परिप्रेक्ष्य में, अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो वो कहीं ना कहीं हर वक्त हमें दिखते हैं काम करते हुए मोदी जी के साथ में। ग्वालियर उससे कनेक्ट करता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री के बगल में लगातार कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। अभी अयोध्या का जो एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस दौरान भी वो प्रधानमंत्री के साथ चलते हुए नजर आए। बिल्कुल, वो इससे ग्वालियर की जनता अपने आप को बिल्कुल कनेक्ट करेगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ से खड़े होंगे, और खड़े होंगे, आगे जाएंगे, ग्वालियर के लिए बहुत काम करेंगे, किया भी है, आगे भी करेंगे। आइए जनता की राय ले लेते हैं। यंगस्टर से लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको लगता है यहाँ से लड़ेंगे और आप चाहेंगे लड़ेंगे? सिंधिया से कनेक्ट है? मैम, एक्चुअली जिस कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ उन्हीं का नाम उनकी दादी जी के ऊपर रखा गया है, श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया। तो मैं चाहूंगी कि वो यहाँ से लड़े, क्योंकि पूरी की पूरी ग्वालियर और पूरी ये जो सिंधिया सिटी है पूरी, मतलब गुना, शिवपुरी और ग्वालियर, तो उन्हें इधर की पब्लिक को मौका देना चाहिए कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम सपोर्ट कर सके और वो यहाँ से जीत सके। सिंधिया लड़ेंगे तो आपका पलड़ा भारी है? भारतीय जनता पार्टी का पूरा पलड़ा भारी है। पिछली बार हम 28 सीटें जीते थे, इस बार हम 29 सीटें पूरी जीतने वाले हैं। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर सिंधिया लड़ेंगे तो उनको अपसेट करने के लिए भी बहुत आपके बीजेपी के धुरंधर है। ये आप मेरे जो भाई लोग ऐसा सोचते हैं, उनको अपनी सोच को एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब देश में किसी भी सीट पे हमें चुनौती है। पूरे 540 में से मुझे लगता है कि 40 हम छोड़ेंगे, 400 पार तो निश्चित है ही हम।
ये अति विश्वास इसलिए इन्हें लग रहा है ईवीएम इनकी है, लेकिन आप जनता के बीच में जाइए, मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में इनके दांत खट्टे हो जाएंगे इस बार। और रही बात देश की, तो देश में इंडिया गठबंधन इनको मजा चखाने वाला, आने वाले चुनाव में आपको पता लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्लोजिंग करते हैं, बढ़िया सा शानदार एक गीत एक साथ सुना दीजिए आप लोग, सब लोग। नहीं इसी में सुनो गौर से दुनिया वालों करते हैं। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के नाचे अब तो यारो, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले सबसे यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। हो 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 हिंदुस्तानी हो हो हिंदुस्तानी। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत जय जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप लोग आए और इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर से ये हमारी कवरेज थी, ग्राउंड जीरो से, जहां हम लोग लगातार हर दिन एक के बाद एक स्पेशल शो करते हैं। अलग अलग जगहों से आगरा गए थे हम, तब हमने आपको वहां का मूड बताया, और उसके बाद अब हम ग्वालियर में आपको जनता का मूड और मिजाज बता रहे थे। ऐसे हमारा सफर जारी रहेगा। आज तक की स्पेशल पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।